Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो और अगर आप गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आज मैं आपके साथ सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में, सीक्वेंस क्या होना चाहिए सब्जेक्ट्स का, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस सब्जेक्ट से आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग बहुत डिटेल में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप यहां पर समझो कि हम जो ये सेशन कर रहे हैं या जो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एक अच्छा रैंक लाने के लिए, ठीक है ना, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो एक अच्छे रैंक की डेफिनेशन क्या है? अच्छा रैंक लाकर आप क्या अचीव करोगे? आपका यही टारगेट होगा ना कि एमटेक में, अच्छे आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है, एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन हो जाए आपका, या आप पीएसयू की तरफ चले जाओ। तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए? बेसिकली देखो, अगर आप अंडर 200 ले आते हो ना तो आप एक अच्छी खासी सिचुएशन में आ जाते हो। पीएसयू 100% श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे इंटरव्यू, एक अच्छे रिटर्न के साथ आप एक अच्छी सिचुएशन में जरूर आ जाओगे। एमटेक में भी अगर मैं बात करता हूं आपके लिए, तो एमटेक में ना आप एक बहुत अच्छी ब्रांच में एडमिशन जरूर अचीव कर लोगे। ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाती है अगर आप अंडर 200 रैंक अचीव करते हो। यहां पर अंडर 200 से अगर थोड़ा ऊपर भी जाऊं, अंडर 500 भी जाऊं, तब भी पीएसयू में चांसेस तो बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन रिटर्न और इंटरव्यू के साथ एक अच्छे आईआईटी में, एमटेक में आप एडमिशन जरूर अचीव कर सकते हो। और बाकी के जो एग्जाम्स हैं जो गेट के पैटर्न पे ही होते हैं, उनमें भी जब आपने अंडर 500 रैंक अचीव किया तो उनमें भी आपकी चांसेस बहुत अच्छी हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो आपकी चांसेस ऑलवेज बनी रहेंगी। अगर आप थोड़े से अटेंटिव रहोगे तो अंडर 500 में भी आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ ही जाओगे। 3 to 4 मंथ्स, 6 to 8 मंथ्स के अंदर मैक्स टू मैक्स आप आ ही जाओगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अटेंटिव हो, आपको कितना पता चल रहा है कि क्या क्या चीजें और हो रही हैं गेट के एग्जाम के अलावा या गेट के एग्जाम से रिलेटेड। तो यहां पर अगर हम लेके चलते हैं अंडर 200 या अंडर 500, जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो कितने मार्क्स आपको चाहिए? देखो, कई बार हमारे माइंड में ये आता है ना कि यार 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मेरी ब्रांच में, कोई भी एक ब्रांच है, 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और मेरे सामने ही इतने सारे बच्चे तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा ही क्यों आएगा अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500? इतने सारे बच्चे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए जिससे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में बात करूं तो ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, 10 to 12 इयर्स का अगर हम एवरेज निकालें तो 60-65 मार्क्स की रेंज में आते ही आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो। 60 प्लस आप कर लो, आप एक अच्छी पोजीशन पे आओगे। 65 प्लस करते हो तो एक्सीलेंट सिचुएशन में आ जाते हो। ठीक है, तो बस आपको इसी तरह से सोचना चाहिए, इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वैसे आज के इस सेशन में जो बाकी की स्ट्रेटजी है, लाइक आपको कब टेस्ट देना चाहिए, कब आपको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, आपको किस तरीके से और एक्स्ट्रा चीजें करनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, गेट प्रिपरेशन टिप्स। उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा ना, वो सब्जेक्ट वाइज प्लान पे रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, और जो वो वाली वीडियो है वो सारी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। यहां पर जैसा मैंने बोला कि आप 60 प्लस अगर लेकर आते हो तो एक अच्छी सिचुएशन में आ जाते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो ना। आपको इतना टेंशन क्या लेना है कि कितने लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो आज का जो सेशन है हमारा बेसिकली उसी पर फोकस रहने वाला है कि आप कैसे 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 65 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे देता हूं। गेट ईसी लाइव कोचिंग स्कोर बूस्टर बैच है बेसिकली आपका। यहां पर आपको 350 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 4000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको यहां पर टीच करेंगी। अगर इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। देन मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गेट मैकेनिकल लाइव कोचिंग अगेन स्कोर बूस्टर बैच है आपका। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एडमिशन अभी भी ओपन है आप लोगों के लिए। एंड एट लास्ट गेट सीएससी 2022 लाइव कोचिंग बाय हिमांशु कौशिक। तो अब हम यहां पर सब्जेक्ट वाइज प्लान डिस्कस करेंगे।
जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो, गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये पार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करो। तो देखो हम यहां पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में। मैंने देखो सारे सब्जेक्ट्स के नाम यहां पर शो कर दिए हैं। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे यहां पर कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट से अचीव कर सकते हो ताकि आपके 60+ बन जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन आना डिफरेंट है और क्वेश्चन में मार्क्स अचीव करना एक डिफरेंट बात है ना। तो हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। तो सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस के बारे में बात करूं, तो देखो सीक्वेंस के बारे में बात करने से पहले ही मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा। आपको ना ऑलवेज ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट का जो सीक्वेंस होता है पढ़ाई करने का, वो कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सब्जेक्ट टफ है कि इजी। आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली स्टार्टिंग में आप ज्यादा टाइम लेते हो तो इजी सब्जेक्ट में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टफ से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आप डीमोटिवेटेड हो सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट का जो आप बोल सकते हो सीक्वेंस है वो इजी या टफ पे डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट पे बाकी सब्जेक्ट डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेट सपोज अगर आपका सब्जेक्ट नंबर ए पे सब्जेक्ट नंबर बी सी डी डिपेंड करते हैं, तो जब तक आप सब्जेक्ट नंबर ए नहीं पढ़ोगे ना, बी सी डी पे आप स्ट्रगल करते चले जाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो यहां पर जो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मैथ्स एंड सिग्नल्स का। मैथ्स एंड सिग्नल्स का ही क्यों होना चाहिए? देखो आप बोलोगे सिग्नल्स चलो ठीक है, लेकिन पहले हम नेटवर्क, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, डिजिटल, ईडीसी, एनालॉग, ईएमएफटी ये क्यों ना पढ़े, पहले हम मैथ्स क्यों पढ़े? ये हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। देखो मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 13 मार्क्स का आता है, वैसे मैं मार्क्स बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप ये समझो मैथ्स पे ना बाकी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मैथ्स की जो बेसिक कैलकुलेशन है, लाइक बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक मैट्रिक्स, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट, ये देखोगे लगभग हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं यूज होते ही चले जाएंगे। तो अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, अगर आपने मैथ्स को अच्छे से स्टडी नहीं किया है, तो आप बाकी सब्जेक्ट में कैलकुलेशन वाइज स्ट्रगल करोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स से ही स्टार्ट लो, और साथ साथ सिग्नल से। आपको 2 सब्जेक्ट एक साथ रन करवाने हैं, ये हमेशा आपको प्रीफर करना चाहिए। सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करूं मैं, देखो सिग्नल्स ना एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो। वैसे आज का सेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है, लेकिन सिग्नल्स के बारे में बोल सकता हूं कि सभी ब्रांचेस के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ स्टार्टिंग सब्जेक्ट। क्यों है आप समझिएगा। देखिए सिग्नल्स पे आप पढ़ते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बिना आप कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको बैंडविड्थ कैलकुलेशन चाहिए, जिसके लिए आपको टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्जन चाहिए, जो आप कहां सीखते हो, सिग्नल्स एंड सिस्टम में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म या आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन सिस्टम आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते हो जब तक आप सिग्नल्स एंड सिस्टम स्टडी ना कर लो। लॉजिक क्लियर हो गया अच्छे से? इसके बाद अगर मैं डिस्कस करता हूं कंट्रोल सिस्टम की, नाम में ही सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम में आपको सिस्टम का पूरा बेसिक्स चाहिए, एलटीआई सिस्टम का बेसिक्स चाहिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का बेसिक्स चाहिए। ये सारी चीजें आप स्टडी करते हो कहां, सिग्नल्स एंड सिस्टम में। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूं नेटवर्क थ्योरी की, तो आप बोलोगे नेटवर्क थ्योरी में तो हम सर्किट सॉल्व करते हैं, तो वहां सिग्नल का क्या काम? तो आप देखो वोल्टेज और करंट बहुत बार आप देखोगे कि आपको फिगर के फॉर्म में दिखाई देंगे, तो उन फिगर को आप वोल्टेज वीटी आईटी के फॉर्म में लिख पाओ, ये आप कैसे कर पाओगे? जब आपको सिग्नल एंड सिस्टम का बेसिक्स पता होगा, जब आपको ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स पता होंगे, सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन करना आपको आता होगा। ये सारी चीजें आप कहां लर्न करोगे? सिग्नल्स एंड सिस्टम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिग्नल एंड सिस्टम बाकी के 3 सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, तो आपको स्टार्ट में मैथ्स और सिग्नल्स ऑलवेज पढ़ना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? अब यहां पर आप नेक्स्ट चीज देखो। नेक्स्ट यहां पर होना चाहिए आपका नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। अब आपको यह समझना होगा कि मैंने नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन ही क्यों चूज किया। तो अगर यहां पर मैं बात करता हूं नेटवर्क्स की, तो आप देखो नेटवर्क्स आपको इसलिए पढ़ना चाहिए स्टार्ट में, क्योंकि जब तक नेटवर्क थ्योरी स्टडी नहीं करोगे एनालॉग सर्किट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। एनालॉग सर्किट ना कहने को एनालॉग सर्किट है, लेकिन मोर देन 50% वहां पर आप नेटवर्क थ्योरी ही यूज कर रहे होते हो। ठीक है, मतलब सर्किट ही आप सॉल्व कर रहे होते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ लो, केवीएल, केसीएल, मैश, नोडल, ये सब को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। उसके बाद एनालॉग सर्किट स्टडी करो। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखना। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया?
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन आपको क्यों पढ़ना जरूरी है? देखो, कम्युनिकेशन आपको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपने सिग्नल्स पढ़ लिया है। कम्युनिकेशन सिग्नल्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप सिग्नल्स पढ़ने के बहुत देर के बाद कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो सिग्नल्स भी पूरा भूल चुके होगे। वैसे आपको सिग्नल्स का रिवीजन तो करना ही है आगे जाके। मैंने आपको गेट प्रिपरेशन टिप्स वाली वीडियो में सारी चीजें बताई हुई हैं, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखना। रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप सिग्नल्स को पढ़ने के तुरंत बाद ही कम्युनिकेशन पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, सिग्नल्स पे जो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हो ना, उन्हीं चीजों को एक्चुअल में थ्योरिकल वे में आप पढ़ते हो कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिग्नल्स के बाद कम्युनिकेशन पढ़ो। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन एक साथ क्यों चला रहे हैं हम, ये भी समझ लेते हैं। देखो, होता क्या है, कम्युनिकेशन में आप बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हो, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हो, ठीक है, लेकिन वो भी मोस्टली थ्योरिकल बेस्ड ही होते हैं। मतलब जो आपने थ्योरी पढ़ी है, ब्लॉक डायग्राम स्टडी किए हैं, उन्हीं पर बेस्ड होते हैं ज्यादातर। नेटवर्क में क्या करते हो आप, न्यूमेरिकल ही सॉल्व करते चल जाते हो, सर्किट ही सॉल्व करते हो, बिल्कुल अलग टाइप का सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट जब आप इस तरीके के चूज करते हो ना, तो कभी होता है कि आप थ्योरी पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा बोर हो गए, तो आप नेटवर्क के क्वेश्चन कर लिए बहुत सारे, तो इससे आपका मन लगा रहता है। देखो, आज के टाइम में ना मन लगा पाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो आपको दो सब्जेक्ट ही चूज करने चाहिए और स्मार्टली चूज करने चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? एक पॉइंट और है, जब आप नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन चूज करते हो तो देखो, नेटवर्क सिलेबस वाइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कम्युनिकेशन। तो अगर लेट सपोज आप दिन में 6 आवर्स दे रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए, मैं कोचिंग वगैरह सबको दूर कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, माने आपने क्लास अटेंड कर ली कोचिंग में जहां भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आप खुद की पढ़ाई कर रहे हो 6 आवर्स, तो उसमें आप देखो आपको 2.5 आवर्स देने चाहिए नेटवर्क को, 3.5 आवर्स देने चाहिए कम्युनिकेशन को, तभी आपके दोनों सब्जेक्ट एक साथ फिनिश हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिलेबस वाइज बहुत बड़ा है। एक और बात है आपकी, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को नेटवर्क में केवीएल केसीएल में बहुत टाइम लग जाए समझने में, तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, हर एक स्टूडेंट वाइज चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैं सिलेबस वाइज खाली बात कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन को ज्यादा टाइम दे सकते हो, तभी आपके दोनों सब्जेक्ट एक साथ फिनिश हो जाएंगे, जो आपका टारगेट भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ईडीसी एनालॉग एंड कंट्रोल, तो आपको ये सब्जेक्ट एक साथ रन कराने चाहिए। देखो, ईडीसी एंड एनालॉग बहुत लोग बोलते हैं एक ही सब्जेक्ट है, बहुत लोग बोलते हैं डिफरेंट है। ठीक है वो डिफरेंट, नो डाउट, लेकिन काफी लिंक्ड है, ये पॉइंट आपको समझना होगा। ईडीसी अलग सब्जेक्ट है, एनालॉग अलग सब्जेक्ट है। ईडीसी में आप थ्योरिकल एनालिसिस करते हो, इन डेप्थ थ्योरी आप पढ़ते हो, साथ में न्यूमेरिकल भी करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में थ्योरी पढ़ते हो। ठीक है, अलग वे में चीजों को पढ़ते हो, अलग वे में आप डायोड का एनालिसिस करते हो, अलग वे में आप मॉसफेट का एनालिसिस करते हो, अलग वे में आप बीजेटी का एनालिसिस करते हो, और एनालॉग सर्किट में आप मोस्टली सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी चीजें लिंक्ड हैं। ईडीसी के तुरंत बाद जब आप एनालॉग पढ़ते हो तो चीजें आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखना होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर एक साथ लिखा है, दोनों सब्जेक्ट अलग भी हैं और लिंक्ड भी हैं। यहां पर आपको करना क्या चाहिए, जैसे ईडीसी में बहुत ज्यादा आप थ्योरी पढ़ते हो, इन डेप्थ थ्योरी पढ़ते हो, तो उसके साथ जब आप कंट्रोल चलाते हो तो होता क्या है, कंट्रोल में ना आप बहुत सारे डेरिवेशन कर रहे होते हो, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो यहां भी थ्योरी पढ़नी है, लेकिन इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो। तो मतलब अगर आप ईडीसी के साथ कंट्रोल चलाते हो, जब आपको लगे हाँ ईडीसी में आप थोड़ा समय बोर हो गया, तो आप कंट्रोल के क्वेश्चन लगा सकते हो, कंट्रोल के डेरिवेशंस देख सकते हो, ठीक है, कंट्रोल के प्लॉट बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो इससे आपका मन ऑलवेज लगा रहता है और दो सब्जेक्ट एक साथ आपके फिनिश भी होते चले जाते हैं। ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। ठीक है, तो यहां पर जब आप ईडीसी एंड कंट्रोल पढ़ रहे हो तब तो आप दोनों को बराबर टाइम दे दो, लेकिन जैसे ही एनालॉग स्टार्ट हो, ईडीसी एनालॉग के कंपैरिजन में छोटा सब्जेक्ट है, एनालॉग के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल दोनों बहुत बड़े हैं। तो जैसे ही आपका एनालॉग स्टार्ट हो, आप एनालॉग का टाइम थोड़ा बढ़ा दो और कंट्रोल का टाइम थोड़ा कम कर दो। ठीक है, और आप देखोगे कंट्रोल आपका फिनिश भी हो जाएगा, लेकिन एनालॉग बहुत बचा रहेगा आपका, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, फिर डिजिटल को स्टार्ट कर सकते हो और फिर एनालॉग और डिजिटल को अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आपका सिलेबस एनालॉग का बचा है, अपने अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड करके आप स्टडी कर सकते हो। पूरी कोशिश करो दोनों एक साथ फिनिश हो जाए आपके। ठीक है, मतलब ईडीसी एनालॉग के साथ आप कंट्रोल एंड डिजिटल चला सकते हो, पहले कंट्रोल फिनिश कर लो, फिर आप डिजिटल को उठा लो। और डिजिटल में वैसे बहुत सारे इस बार न्यू एडिशन हुए हैं, उसके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो डिजिटल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, काफी कुछ नया एडिशन हुआ है। ठीक है, आई होप आपको पता भी होगा। तो आप डिजिटल में स्टडी करो, डिजिटल कंपाइलर डिजाइन, जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी चीजें आप यहां पर स्टडी करो अलॉन्ग विद ईडीसी एंड एनालॉग। उसके बाद जैसे ही आपका डिजिटल यहां पर फिनिश हो जाए, देखो डिजिटल पे एज सच कोई सब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता, इसलिए मैंने उसको लास्ट में ही रखा है। उसके बाद फिर आप एट लास्ट चले जाओ ईएमएफटी की तरफ।
देखो ईएमएफटी लास्ट में रखा है, एप्टीट्यूड इंग्लिश को बिल्कुल सेपरेट में डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल यहां तक आप सोचो ईएमएफटी को बिल्कुल मैंने लास्ट में रखा है। ईएमएफटी के साथ कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं है। देखो ईएमएफटी बहुत लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगता है, और ये सच भी है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगता हो, मजा भी आता हो, लेकिन बहुत लोगों को, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, टफ लगता है। ठीक है, तो अगर ये आपको टफ लगता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इसको लास्ट में पढ़ना है, इसको छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी बहुत डिटेल में हमें स्टडी करना है। लेकिन आप इसके साथ क्या कर सकते हो, जो आपके पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, आप टेस्ट वगैरह दे सकते हो इसके साथ, ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान अलग जगहों पर भी रहे। ठीक है, इसको आप पढ़ रहे हो लेट सपोज 3 आवर्स 4 आवर्स, उसके साथ आप टेस्ट दे लो, बाकी सब्जेक्ट से जो पेंडिंग है आपके, या पुराने सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत रिवीजन पेंडिंग है तो उनको आप कर लो। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टाइम अलॉट कर सकते हो। तो ईएमएफटी आप करो, और उसके बाद इस बात को समझो, जब आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, बेसिकली कब कब रिवीजन करना चाहिए, कब कितने टेस्ट देने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने गेट प्रिपरेशन टिप्स वाली वीडियो में बता रखी है। उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखो, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो यहां पर वो सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, यहां पर जस्ट मैं सीक्वेंस डिस्कस करने वाला था आपके साथ। अब अगर यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं आपके साथ कि आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो हर एक सब्जेक्ट से, और सीक्वेंस से रिलेटेड अगर और कोई पॉइंट भी मेरे माइंड में आएगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा आगे भी। लेकिन अभी अगर मैं मार्क्स डिस्कस करूं आपके साथ, तो आप ध्यान से समझना। एप्टीट्यूड इंग्लिश अभी भी बचा है, ध्यान रखना, इसको मैं डिस्कस करूंगा ना। ठीक है, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मैथ्स में आप यहां पर 13 मार्क्स जो कि फिक्स ही हैं, इसमें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप। वैसे ही अगर आप बात करते हो एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की, तो इसमें 15 मार्क्स आपके फिक्स्ड ही हैं। सिग्नल्स में देखो आप 8 to 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेटवर्क थ्योरी में 7 to 9, कम्युनिकेशन में आप 10 to 12 तक जा सकते हो। ईडीसी एनालॉग अगर मैं दोनों को मिक्स करके बोल देता हूं तो आप एक रेंज ले सकते हो, 18 to 22 तक ले सकते हो। वैसे मैं 20 to 24 लेने वाला था, लेकिन इसमें काफी कुछ हटाया गया है सिलेबस में। स्पेशली अगर आप देखोगे एनालॉग में तो काफी कुछ रिमूव किया गया है, ईडीसी में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन रिमूव किया गया है। दैट्स व्हाई मैंने 18 to 22 रेंज ली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कंट्रोल की बात करते हो तो अगेन यहां पर भी आप 7 to 9 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिजिटल में मैं मार्क्स बढ़ाऊंगा, वैसे मैं 7 to 9 लिखता, लेकिन चूंकि यहां पर बहुत सारे न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं तो इसको मैं लेके चलूंगा यहां पर 8 to 10 मार्क्स। और ईएमएफटी की बात करूं तो ईएमएफटी को भी आप 7 to 9 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप टोटल काउंट करते हो, बेसिकली अगर आप लोअर लिमिट काउंट करते हो यहां पर, तो देखो कितना आ रहा है, 13, 8, 21, 7, 28, 38, 38 और 18 कितना हो गया, 56, 56 और 7 कितना हो गया आपका 63, 63 और 8 71, 71 और 7 कितना हो जाएगा आपका 78 और 15 कितना हो जाएगा आपका 93। तो एक आपका जो लोअर रेंज बनकर आ रहा है वो 93 बनकर आ रहा है, और अगर आप अपर रेंज लेकर चलोगे यहां पर तो 10, 19, देखो एक्चुअली ये कर सकते हो 15 और 13, 28 को तो पहले ही अलग रखो, वो तो फिक्स है। ठीक है, इनको ऐड कर लो, 10 + 9 19, 19 और 12 31, 31 और 22 53, 53 और 9 62, ये हो गया आपका कितना 72 हो गया, 72 और 9 कितना हो गया आपका 81 हो गया। और 81 के साथ आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 81 और ये आपका कितना हो गया 13, तो ये कितना हो जाएगा आपका 94 और ये हो जाएगा 15, तो ये चला गया 109। तो देखो एक रेंज आपकी बन रही है 93 से 109। ऑब्वियसली बात है, पेपर तो 100 मार्क्स का ही होगा, तो एक मीन वैल्यू आपकी कहीं 100, 101 के आसपास आ रही है अगर आप मिडिल वैल्यू की तरफ जाओगे तो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लियरिटी मिल रही होगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ऐसा ही होता है। हो सकता है कि किसी से लोअर लिमिट का आ जाए, किसी से अपर लिमिट का चला जाए, किसी से इन बिटवीन ही रहे। तो यहां पर अगर मैं सारे पॉइंट्स अब डिस्कस करूं कि आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो किस सब्जेक्ट से, तो आप ध्यान से देखो, आपको कुछ बातें यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि जो आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं अभी, लेकिन जो मैथ्स और एप्टीट्यूड है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो मैथ्स है आपका, मैथ्स जैसे मैंने बोला आप स्टार्ट में पढ़ लोगे, ठीक है, और उसके बाद भी ना आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि डेली का, स्टार्ट में पढ़ लेने के बाद डेली का हाफ एन आवर मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है, सभी ब्रांचेस के, आपका टारगेट होना चाहिए सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन आप सॉल्व करते चले जाओ। डेली का सिर्फ हाफ एन आवर दो और पूरा जनवरी तक देते चले जाओ जब तक एग्जाम नहीं आता। यकीन मानो
बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो जाए जो आपने कभी देखा ना हो, लेकिन मैथ्स में जनरली ऐसा नहीं होता। अगर आपने मैथ्स में पूरे 20 इयर्स के क्वेश्चन लगा लिए सभी ब्रांचेस के, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। मतलब मैथ्स में क्वेश्चन इतने मिलते जुलते आते हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगी आपके लिए कि आप 13 आउट ऑफ 13 ही स्कोर कर लो। लेकिन मैं उतना नहीं लेके चलूंगा, अभी मैं यहां पर ओनली लेके चल रहा हूं 10 मार्क्स। लेकिन यकीन मानो अगर आप प्रीवियस ईयर के पूरे लगा लोगे और जैसा मैं बोल रहा हूं हाफ एन आवर डेली स्टडी करोगे आफ्टर वन टाइम कंप्लीशन ना, एक बार कंप्लीट कर लेने के बाद सिलेबस को, ये 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इसकी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो का मेन एम ये नहीं है कि मैं हर एक सब्जेक्ट में इन डेप्थ स्ट्रेटजी डिस्कस करूं, लेकिन फिर भी अगर मैं यहां पर लेकर चलूं तो यहां पर भी आप 10 to 11 मार्क्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन यकीन मानो इसको भी अगर आप स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करोगे तो 12-13 बहुत आराम से पॉसिबल है, बहुत आराम से। लेकिन मैं मिनिमम मार्क्स ही लेकर चल रहा हूं अभी, ठीक है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो इतने मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही ना। उसके बाद सिग्नल्स पे 8 to 10 मार्क्स, मान लो 9 मार्क्स का आता है, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ लेके चल रहा हूं 6 मार्क्स, ठीक है। अचीवेबल है, बहुत आराम से अचीवेबल है। इसके अलावा नेटवर्क थ्योरी के बारे में डिस्कस करूं तो नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम, ये दो सब्जेक्ट आप ध्यान रखो, स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको ना गेट के एग्जाम में सक्सेस अचीव करनी है एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, तो आपको नेटवर्क और कंट्रोल में अच्छे मार्क्स अचीव करने चाहिए। जो चीजें मैंने मैथ्स के लिए बोली ना, सेम नेटवर्क और कंट्रोल के लिए भी वैलिड होती हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि क्वेश्चन फिक्स है कि किस टॉपिक से आने हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये दोनों आपके बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर लेट सपोज ये 8 मार्क्स का आता है तो यहां पर मैं 6 ही लेकर चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर ये 9 का है तो मैंने 6 लिया, यहां पर ये 8 का है तो मैंने 6 लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कम्युनिकेशन में देखो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन थोड़े से टफ आ जाते हैं, स्पेशली डिजिटल कम्युनिकेशन वाले पोर्शन से। रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस, इंफॉर्मेशन थ्योरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो किसी से नहीं बनते। आपको समझना होगा कि जो आपका जो हायर रैंक है, मतलब टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, वो भी आपको समझना होगा ना कि 65 के आसपास आपका टॉप 100 चला जाता है, 60 to 65। तो आपको समझना होगा कि 35 हर कोई छोड़कर आ रहा है, या जिसका टॉप 1 भी है वो भी 15 से 20 मार्क्स आपका छोड़कर ही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी से नहीं बनते। तो कम्युनिकेशन में आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए कम्युनिकेशन को मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं रखूंगा। अगर लेट सपोज आपका 11 मार्क्स का भी आता है तो यहां पर मैं 6 मार्क्स ही आपके लिए रख रहा हूं। ध्यान रखना, उससे ऊपर अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सीरियस तैयारी की है तो उससे कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ईडीसी एनालॉग, यहां से भी आप देखोगे कि कुछ टफ क्वेश्चन पॉसिबल हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो किसी से ना बने। तो इसलिए आप यहां पर लेट सपोज अगर 20 मार्क्स का भी आता है तो आप यहां पर 11 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में डिस्कस करूं तो जैसा मैंने बोला बहुत स्कोरिंग है, तो आप 6 तो मिनिमम लाओ, 8 आउट ऑफ 8 भी ला सकते हो अगर 8 मार्क्स का आता है तो। डिजिटल की बात करूं, डिजिटल में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो टफ हो, जो किसी से ना बने, लेकिन डिजिटल आप कर जाते हो। लेकिन फिर भी कुछ नए टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, मान लो 9 मार्क्स का भी आता है तो यहां पर मैं 6 ही लेकर चल रहा हूं। हो सकता है एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ना हो पाए। और ईएमएफटी नो डाउट टफ है। अगर 8 मार्क्स का है तो यहां पर मैं 4 to 5 मार्क्स ही लेकर चल रहा हूं। लेट सपोज मैं 4 ही लेकर चलता हूं, ठीक है। तो आप देखो मैंने इतने मिनिमम मार्क्स लिए हैं ना कि यहां से हम हर किसी में 1 मार्क्स तो एटलीस्ट इंक्रीज कर ही सकते हैं। स्पेशली मैथ्स और एप्टीट्यूड में यकीन मानो 28 में 22, 23 बड़े आराम से अचीवेबल है। लेकिन फिर भी अगर आप काउंट करोगे, देखना आप 58 प्लस ही रहोगे। मैंने काउंट नहीं किया सीरियसली, मैं काउंट कर लेता हूं। 16, 22, 28 और 11 कितना हो जाएगा? 39, 45, 51, 55, 65। देखो आप, ठीक है। तो यहां पर आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 65 चले गए हैं, ठीक है। आप इस बात को अंडरस्टैंड करो। हो सकता है मैंने 101 या 102 में लिए हों, ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि टोटल मार्क्स आपके 65 चले गए हैं। एक बार और काउंट कर लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। 10, 10, 20, 26, 37, 43, 49, 55, यस 65 मार्क्स। और देखो यकीन मानो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट 10 इयर्स का रिजल्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा 60 प्लस में आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में आते हो और 65 में आप एक्सीलेंट सिचुएशन में आ जाते हो,
ठीक है, जो टारगेट आपको चाहिए वो आप अचीव कर जाते हो। नो डाउट पेपर कभी टफ या कभी इजी हो सकता है, उसके कारण से चीजें चेंज हो सकती है। मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं। आप देखो यहां से आप बहुत सारी चीजें इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो यहां से डिक्रीज और भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको लगता है डीसी एनालॉग और टफ है, आप नहीं कर पाओगे, यहां से हटा दो 2 मार्क्स, ठीक है। उसमें से कम्युनिकेशन में चाहो 1 मार्क्स और हटा दो, सिग्नल में 1 मार्क और हटा दो, डिजिटल में 1 मार्क और हटा दो आप, तब भी आप देखो आप अचीव कर पाओगे सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखना होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? तो अब हम यहां पर आगे और डिस्कस करेंगे चीजों को कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट टाइम एवर ईयरली टेक्स्ट बुक पास है आपका। यहाँ पर 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं, 6500 से ज्यादा टेस्ट हैं आपके लिए, और अमेजन पे पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑफर है यहाँ पर। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी है, मैं आपको शो करता हूँ। वन पास फॉर 100+ गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज, 3500+ मॉक टेस्ट, 500 से भी ज़्यादा PDF स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 149 रुपीज़ में। तो यहां पर अगर मैं अब नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूं, तो आप देखो कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब इस बात को समझो कि सारे के सारे सब्जेक्ट आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये कोई पॉइंट ही नहीं बनता है, ठीक है। आप एक बात समझना, आप बोलोगे कि चलो भाई ईएमएफटी टफ सब्जेक्ट है, हम छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स का तो आ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा मार्क्स हम यहां पर अचीव भी नहीं कर रहे हैं, लेट्स सपोज। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है कि मैंने 4 लिख दिए तो आप 4 ही अचीव करने वाले हो, या ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है कि आज तक हम टफ समझते आए तो सारे क्वेश्चन टफ आ जाएंगे। हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है जो सब्जेक्ट आप इजी समझ के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए उनसे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो इतने टफ निकल गए जो किसी से नहीं बने। जैसा मैंने बोला रैंक 1 भी बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आएगा, ये पॉइंट आपको समझना होगा, ठीक है। वो भी 100 आउट ऑफ 100 अचीव नहीं कर रहा है, 15-20 नंबर वहां भी छूट रहे हैं। तो ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे? मतलब आपने जो जो सब्जेक्ट पढ़े उसमें से इतने टफ क्वेश्चन आ गए बहुत सारे जो किसी से नहीं हुए, लेकिन जो सब्जेक्ट आप लीव कर गए उनसे जस्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आ गई, तब क्या करोगे? इसलिए हमेशा ध्यान रखो सारे सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक आप कुछ ज्यादा अच्छे से स्टडी करोगे जिनसे आप देखते हो क्वेश्चन आते हैं या क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा हैं, और कुछ टॉपिक जिनसे बिल्कुल आज तक क्वेश्चन नहीं आया और आपको लगता भी है, आपको सीनियर्स फैकल्टी सजेस्ट भी करती है कि हाँ इस टॉपिक से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जा सकती हैं, ये उस तरह का टॉपिक ही नहीं है, तो उसको आप कम स्टडी कर सकते हो। कम स्टडी करने का मतलब थ्योरी तो पूरी पढ़ोगे, उसकी कंसेप्ट भी पूरी पढ़ोगे, लेकिन न्यूमेरिकल कम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको सब कुछ है। ये पॉइंट आपको ऑलवेज माइंड में रखना है, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लान के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पॉइंट ऑलवेज माइंड में रखना कि कुछ लीव मत करना, कोई सब्जेक्ट तो बिल्कुल पूरा मत लीव कर देना, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। यहां पर अब देखो एप्टीट्यूड और इंग्लिश। देखो मेरा ऑलवेज ये मानना रहा है कि जो एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वांट रीजनिंग, ये जो सारे क्वेश्चन आपके होते हैं ना, ये ना ऑन द स्पॉट आपको क्लिक कर जाते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप प्रिपरेशन ना करो, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। ऑन द स्पॉट भी उसी को क्लिक करेंगे जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है, प्रैक्टिस करने के बाद ही चीजें क्लिक होना शुरू होती हैं। तो देखो आपको आइडियली करना क्या चाहिए, आपको ना एप्टीट्यूड और इंग्लिश को सबसे पहले ना ऑब्जर्व करना चाहिए लास्ट 10 to 12 इयर्स के पेपर को, जो सारी ब्रांचेस हैं उसमें आप देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक ब्रांच का एनालिसिस करो। आप देखो क्या कोई सिमिलर पैटर्न नजर आ रहा है आपको लास्ट 10-15 इयर्स में। जैसे इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो अगर आपको दिखाई देता है फॉर एग्जांपल के लिए कि एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है सेंटेंस में, अगर आपको ये दिखाई दिया, मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आपने एप्टीट्यूड में देखा कि चलो भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, उनके ज्यादा एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, तो आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन ना जो चीजें आपको पढ़नी है, जो आपने डिसाइड कर ली है, उनको आपको अच्छे से ही स्टडी करना है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपको पता है कि ये चीजें पढ़ने वाली हैं, ये चीजें सिलेबस में, और उनको आप लीव करके जा रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप कर क्या सकते हो, बेसिकली मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों से मिला के ना आपके 28 मार्क्स हैं, और हर हाल में 20 तो आने ही चाहिए, उससे ज्यादा ही आने चाहिए। 23, 24 तक भी आप जा सकते हो, 28 भी जा सकते हो। तो यहां पर आप समझो कि इसके लिए ना आपको ये करना चाहिए, ये सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस भी देते हैं, इस बात को समझो। स्पेशली मैथ्स तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको देगा। तो आपको ये करना चाहिए कि आप ना डेली का, जो मैंने आपको बोला कि आप डेली ये सब्जेक्ट पढ़ोगे,
स्टार्ट में भले आप मत करो स्टार्ट, मतलब कि मैथ्स और सिग्नल्स जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर आप मैथ्स और सिग्नल ही पढ़ो, आप स्टार्ट भी ले रहे हो, लेकिन उसके बाद से एटलीस्ट, मतलब यहां से तो एटलीस्ट आपको शुरू कर देना चाहिए कि डेली का 30 से 45 मिनट्स तक मैथमेटिक्स और 30 से 45 मिनट्स तक ही आपका एप्टीट्यूड। आप टाइम वेरी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको लगता है आपको हाफ एन आवर मैथ्स को देना है क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार पढ़ चुके हो, और आपको 1 घंटा एप्टीट्यूड को देना है क्योंकि आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली ये काम करते चले जाओगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, और एग्जाम तक करते चले जाओगे, लीव नहीं करोगे, मतलब ये मान के चलो कि भाई आपको रात को एक्स्ट्रा या अर्ली मॉर्निंग जब भी आपको आपके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 1 से 1.5 घंटा इन दोनों चीजों को सेपरेट देना है, मतलब इसमें आप बिल्कुल भी डिलाई नहीं बरत सकते, आपको देना है मतलब देना है, ये पॉइंट आप ऑलवेज माइंड में रखो। सबको सिचुएशन क्लियर हो गई यहां तक? तो उसके बाद अब क्या पॉइंट निकल कर आता है? अब आपका ये पॉइंट निकल कर आता है कि आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं, बहुत बार रिवीजन करना है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना है, अच्छे से नींद लेनी है, बिल्कुल हेल्दी रहना है, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। वैसे आगे आने वाले आप कुछ दिनों में देखोगे कि आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड टेक्स्ट बुक गेट चैनल में, आपको पूरी की पूरी वीडियोस फॉलो करनी है, टेक्स्ट बुक गेट चैनल को ऑलवेज आपको फॉलो करना है, और यहां पर आपको ऑलवेज सेल्फ बिलीव रखना है कि ये मार्क्स आप हर हाल में अचीव कर सकते हो। देखो मैंने कितना इजी वे में आपको बताया, ये आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे, ठीक है, फैकल्टीज की बात सुनोगे, अपना भी सेल्फ स्टडी करते चले जाओगे, तो कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो फिर आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यहां पर हम ऑलवेज रिप्लाई करेंगे। या इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है इसमें से, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो टॉपिक जरूर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।